Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Productions and Operations Management. The course code is MGT 362 and in the slide you can see the reference or textbook we will be using in this course. So far we have studied chapter 1, chapter 2. In chapter 1, we had an extended introduction to the subject of operations management. In chapter 2, we studied about what is mission, what is strategy, and what are the different kind of strategies with which we can have a competitive advantage. We discussed what are the core competencies of a company, what are the key success factors, what are the decisions that an operations manager must take during his career, and these kind of topics have been covered in the previous slides. Now in this lecture we will be starting chapter number 3, which is project management. Let me first give you an introduction of the chapter or introduction of the topics or an outline of the topics that we will be studying in this chapter. We will first see what is project planning, what is project scheduling, and what is project control. Of course, we will see what is project, but afterwards we will also delve into project planning, the project managers, the work breakdown structures. What are these things? We will discuss them. And what is project scheduling and what is project controlling. Afterwards in this chapter we will also see what are the different project management techniques. The most important or the most frequent techniques are of course PERT and CPM. PERT diagram, critical path method, इसी तरह एक और चार्ट है जिसका नाम है गैंट्स चार्ट, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स इसके अंदर चैप्टर के अंदर कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस हुए हुए हैं कि जी प्रोजेक्ट का स्केड्यूल किस तरह क्रिएट करना है, फॉरवर्ड पास क्या होता है, इसी तरह बैकवर्ड पास क्या होता है. ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम ये भी देखेंगे कि जी स्लैक टाइम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर देखेंगे. फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ कि जी जारी बात है लाइफ के अंदर वेरिएबिलिटी तो आती ही है, तो उस वेरिएबिलिटी को किस तरह से हैंडल करना है. हम कॉस्ट की भी डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे कि जी अगर प्रोजेक्ट कम ड्यूरेशन में ख़त्म करना हो या प्रोजेक्ट अपनी असाइन ड्यूरेशन से आगे जा रहा है तो उसका कॉस्ट और टाइम ट्रेड ऑफ किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है. और फिर आखिर में हम PERT और CPM के क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे, क्या इनके अंदर वीकनेसेस हैं, क्या इनके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं. इस चैप्टर के आखिर में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, उसकी भी एग्जाम्पल मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या करे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. किसी भी चीज़ के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, किसी के बाल काले होते हैं, किसी की रंगत कोरी होती है. तो ये इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसी तरह प्रोजेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. प्रोजेक्ट इज़ अ सिंगल यूनिट. इट इज़ एक काम को, सिंगल काम को करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है. उस काम के अंदर देयर कैन बी मैनी रिलेटेड एक्टिविटीज़. प्रोजेक्ट के अंदर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट.
प्रोजेक्ट के अंदर जनरल पर्पस इक्विपमेंट नॉर्मली यूज़ होती है, मगर ये हमेशा केस नहीं होता। कोई स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स हों तो उनके अंदर स्पेशल इक्विपमेंट भी यूज़ होती है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली या मोस्टली आपके पास जनरल पर्पस इक्विपमेंट होती है। इसी तरह प्रोजेक्ट के अंदर हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये 5 पॉइंट्स किसी भी प्रोजेक्ट के, ये 5 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा सकता है कि किसी भी काम के बारे में, किसी भी काम के ये 3 या 4 या 5 पॉइंट्स जो हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस किए हैं, किसी भी काम के अगर ये करेक्टरिस्टिक्स हों तो आप उसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट्स की कौन सी एग्जाम्पल होती हैं? सबसे जो प्रोलिफिक किस्म की, जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है, वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसी तरह रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर आप रिसर्च करते हो, उसके लिए टीम बनाते हो, गोल सेट करते हो और फिर अपने लोगों को काम पे लगा के एक प्रोडक्ट बनाना या इसी तरीके से एक प्रोसेस को कंट्रोल करके एक एंड प्रोडक्ट बनाना। बिल्डिंग के अंदर भी आपको पता है कि जी आप मटेरियल एक्वायर करते हो, प्लान करते हो कि जी हमने बिल्डिंग बनानी है, उसका डिज़ाइन उसका डिज़ाइन बनाते हो, उसके लिए स्किल्ड लेबर हायर करते हो, उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हो, इन्वेंटरी कंट्रोल करते हो, उसको स्केड्यूल करके एक बिल्डिंग बना के आप फिर उसको कमीशन कर देते हो। तो ये जो बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस है, ये एक यूनिट का, यानी कि आपका एक काम है और उसके लिए आप हाईली स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हो। वो उसका दूसरा करेक्टरिस्टिक है। तीसरा करेक्टरिस्टिक कि उसके अंदर जो इन्वेंट्री कंट्रोल या प्रोडक्शन प्लानिंग आप कर रहे हो वो काफ़ी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है कि जी अभी एक स्टेज पे काम हो रहा है, अभी इस कमरे में काम हो रहा है, कभी किस कमरे में पेंटिंग हो रही है, किसी में अभी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर डिफ़िकल्ट टू स्केड्यूल। और इन्वेंट्री कंट्रोल भी कि जी आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज जगह नहीं होती कि जी हमने इधर ये चीज़ रखनी है। प्रोसेस जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का वो भी ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, आइदर इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला प्रोजेक्ट की प्लानिंग, दूसरा प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग और तीसरा प्रोजेक्ट का कंट्रोल। प्लानिंग फेज वो होता है जिसके अंदर आप गोल सेट करते हो कि जी मैंने ये काम करना है। उस काम करने के बारे में आप बताते हो कि जी उसके अंदर क्या क्या काम हम करेंगे। आप उसके लिए टीम सेलेक्ट करते हो कि जी इन लोगों से हम ये काम कराएंगे। स्केड्यूलिंग के फेज के अंदर जो प्रोसेस प्लानिंग के बाद का कि जी आपने सारे लोग सेलेक्ट कर लिए, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट को किस तरह करना है वो भी सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से पैसे आएंगे वो भी देख लिया। अब आपने ये सारे रिसोर्सेज यूज़ किस तरह करने हैं वो स्केड्यूलिंग के अंदर आता है। और कंट्रोलिंग के अंदर ये चीज़ आती है कि जी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से उसी कॉस्ट में चल रहा है, या मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, या मैं कम टाइम में बना रहा हूँ या ज़्यादा टाइम में बना रहा हूँ। तो ये प्लानिंग का फेज़ आ जाता है, ये कंट्रोलिंग का फेज़ आ जाता है। आई एम सॉरी, ये कंट्रोलिंग का फेज आ जाता है कि जी पहला काम आपने प्लान कर लिया, दूसरा काम आपने स्केड्यूल कर लिया और तीसरा फिर आपने जो स्केड्यूल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया कि जी क्या ये टाइम के अंदर हो रहा है, क्या ये जो मैंने पैसा इसको अलॉट किया है वो उसके अंदर पूरा हो रहा है, क्या कम पैसे में हो रहा है या ज़्यादा पैसे में हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, ज़्यादा टाइम में हो रहा है। ये कंट्रोलिंग का फेज़ आ जाता है। वही बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 3 एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी इज़ प्लानिंग, दूसरी एक्टिविटी इज़ स्केड्यूलिंग, तीसरी एक्टिविटी इट्स कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, रिसोर्सेज बताते हो, काम को ब्रेक डाउन करते हो जिसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहा जाता है, और आप उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की एक टीम बनाते हो या लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो जिसके अंदर आप एक हायरार्की डिफाइन करते हो कि जी ये बंदा इसका इंचार्ज है, उसके नीचे ये बंदा होगा, उसके नीचे ये बंदा होगा। स्केड्यूलिंग के अंदर आप प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का
देखते हो कि जी कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पे करनी है, उस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन से लोग रिक्वायर होंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। और कंट्रोल में आप क्या कर रहे होते हो, आप मॉनिटर कर रहे होते हो, आप कंपेयर कर रहे होते हो, रिवाइज कर रहे होते हो और एक्शन ले रहे होते हो कि जी ये काम ठीक है। उसको कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उसको आपने पहले मॉनिटर किया, उसको देखा कि जो मैंने प्लान किया था वो उसी कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको आपने कंपेयर किया। अगर उस कॉस्ट में हो रहा है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट में हो रहा है तो फिर आपने अपनी प्लानिंग की रिवीजन की थोड़ी सी कि नहीं ये इतने में नहीं इतने में होगा, और फिर उस रिवीजन के हिसाब से आपने एक्शन लिया। इस स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जी बिल्कुल बेस में हॉरिजॉन्टल में आपको बिफोर प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। लेट मी शो यू हियर। बिफोर द प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने प्लानिंग करनी है, उसमें आपने परफॉर्मेंस गोल सेट करने हैं कि जी मेरा कितना टाइम लगेगा, मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी। आपने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देनी होती है कि जी मैं क्या करने जा रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या इम्पैक्ट्स होंगे। ये सारे की सारी चीज़ें आप डिफाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में करते हो। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट का ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाते हो कि जी इसके अंदर प्रोजेक्ट तो ये है, उसके अंदर इस एक्टिविटी की ज़रूरत है, इस एक्टिविटी को करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, इसको करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये आपने ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना दिया। और फिर आप प्लानिंग के ही अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने फिजिकल रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर देते हो कि जी मुझे इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। जब ये हो गया तो फिर अगली फेज आ जाती है स्केड्यूलिंग की। ये सारी की सारी प्लानिंग फेज थी, वो आपकी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हुआ। अब स्केड्यूलिंग जो है वो आप उसके स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले कर लेते हो या उसी के आसपास कर लेते हो। इसमें आप बताते हो कि एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या होगा, उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, कौन कौन से लोग वो काम करेंगे और किस किस डेट पे कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे यूज होंगे। ठीक है, फिर तीसरा फेज जो आता है वो कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट का आता है। इसमें आप क्या करते हो, आप मॉनिटर कर रहे होते हो कि जी जितना मैंने प्लान किया था क्या वो उसी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या इसमें कोई कमी ज्यादती हो रही है। और अगर कोई कमी ज्यादती हो रही होती है तो फिर आप अपने जो प्लान्स होते हैं या जो स्केड्यूलिंग हुई हुई होती है उसको आप रिवाइज करते हो। तो एक काम आपका प्लानिंग का फेज स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से थोड़ी देर तक बाद तक होता है, यानी कि मोस्ट केसेस ये स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तक आप अपनी प्लानिंग करते हो। स्केड्यूलिंग आपकी इसी तरीके से जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है उससे पहले और उसकी थोड़े से बाद 1, 2, 3, 4 महीने डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस आप उसकी स्केड्यूलिंग करते रहते हो। यानी कि प्रोसेस ऑफ स्केड्यूलिंग आपका इनिशियल पार्ट तो हो गया, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ रहा होता है आप उसकी स्केड्यूलिंग करना शुरू कर देते हो। और फिर उसके बाद स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हो। जब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता आप मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको करते रहते हो। तो ये कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट होता है। एक प्रोजेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत है। पहली एक्टिविटी के जी हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है, दूसरी एक्टिविटी के जी हमने प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग करनी है और तीसरी एक्टिविटी हमने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। पहला फेज जो प्लानिंग का है उसके अंदर आप बजटिंग की टेक्निक देख सकते हो कि जी कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा। आप
टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हो कि जी कितना टाइम हमारा लगेगा, कितना पैसा लगेगा। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग, आपने कोई चीज़ बनानी है तो इसकी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पूरा देख लेते हो कि जी हाँ, जो हम ये चीज़ बना रहे हैं ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड है, इसमें कोई मसला तो नहीं आएगा। आप कैश फ्लो चार्ट्स देखते हो कि जी कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा किस किस टाइम तक हमारे पास आएगा। और आप मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बारे में प्लान करते हो कि जी हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो अवेलेबल भी है कि नहीं, अगर कोई स्पेशल चीज़ चाहिए तो उसके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, कितना पहले उसके बारे में ऑर्डर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हम स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का जो फेज़ होता है उसके अंदर हम कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो उसके अंदर CPM और PERT है, ग्रांट चार्ट है, कैश फ्लो स्केड्यूल्स हैं और माइलस्टोन चार्ट्स कि जी हम 1 महीने के अंदर ये काम कर लेंगे, फिर 1 महीने बाद हम ये काम पूरा कर लेंगे। तो ये माइलस्टोन्स होते हैं या माइलस्टोन चार्ट्स कहते हैं इनको। ये हम CPM और PERT और गैंट डायग्राम हम देखेंगे। कैश फ्लो schedule is mostly related to accounting and finance, so we might not be covering them in this course. तीसरी चीज़ जो होती है कि जी आपने एक्टिविटीज़ के बारे में, प्रोसेस जब कंट्रोल आप कर रहे हो तो उसके अंदर बजट्स के चेक करना होता है कि जी बजट्स इन कंट्रोल हैं कि नहीं हैं। आपने किसी एक्टिविटी के बारे में देखना हो कि जी कौन सी एक्टिविटी डिले हो रही हैं, आप उनको देखते हो। और आप अपनी स्लैक एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट देखते हो कि जी किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ स्लैक है या कुछ ढीलापन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर कोई हमारे पास डिले है ही नहीं या कोई ढीलापन नहीं है कि जी हम उसमें कुछ और कर सकें। बाज़ एक्टिविटीज़ होते हैं उनके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उसको स्लैक कहते हैं कि उनके अंदर स्लैक है। बाज़ एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो आपको उसी टाइम पे करना पड़ता है, तो उसको ज़ीरो स्लैक एक्टिविटीज़ कहते हैं या वो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर कोई स्लैक नहीं है। Project planning, again, it's a continuation of the previous concepts that we have discussed. आपने project planning के अंदर establish करने हैं अपने objective, आपने बताना है कि हमने इस project से क्या attain करना है, defining a project. आपने प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है कि जी इस काम को करने के लिए कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे। आपने अपने रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं और उसके बारे उन रिसोर्सेज के बाद डिफाइन करने के बाद आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टेम्पररी प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट के लिए एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, आपने प्लानिंग फेज के अंदर प्रोजेक्ट की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बना ली तो उसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। जो प्रोजेक्ट की जो टीम है या प्रोजेक्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ ऑफन टेम्पररी। जिस कंपनी में वो प्रोजेक्ट हो रहा है उस कंपनी से ही या उस कंपनी के बाहर से लोग लिए जाते हैं ऑफन टेम्पररी तौर पे, और उनको कहा जाता है कि तुम हमारे लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो। प्रोजेक्ट्स यूजुअली यूज स्पेशलिस्ट either from the entire company or from outside of the company. Project जो भी होता है it is headed by a project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? वो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और वो स्केड्यूल और कॉस्ट को मॉनिटर करता है। वो बनाता नहीं है, मॉनिटर करता है कि देख रहा होता है कि यार स्केड्यूल जो है वो सही बनाए हुए हैं, जो कॉस्ट्स हैं वो कहीं सही एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं उनके कि नहीं। और किसी भी प्रोजेक्ट का, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसका जो वो स्ट्रक्चर होता है वो परमानेंट होता है। ये नहीं होता, वो लोग तो आपने या तो कंपनी के अंदर से या तो बाहर से लोग लिए होते हैं टेम्पररी तौर पे, मगर एक दफ़ा जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट चेंज नहीं होता। ये नहीं होता कि जी प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, 1-1.5 महीना चला, फिर उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इससे क्या होता है कि जी जो लोग काम कर रहे होते हैं दे बिकम एम्बिगुअस, उन्हें पता नहीं होता कि जी हमारी हायरार्की क्या है, किसको हमने रिपोर्ट करना है। सो एक दफ़ा प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आपने वो नॉर्मली फिक्स्ड होती है और उसको कहा जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और
ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा हर प्रोजेक्ट, जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर परमानेंट होता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो सारे लोग फिर इधर उधर चले जाएंगे, मगर ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ही होती है, वो चेंज नहीं हो रही होती है। प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन कब बेहतर काम करती है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन वर्क कैन बी डिफाइंड विद अ स्पेसिफिक गोल एंड डेडलाइंस। आप जिन लोगों को काम असाइन करोगे या प्रोजेक्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब अच्छा काम करेगी? जब हर किसी को पता होगा कि क्या गोल्स हैं और उनका क्या टाइम है, किस डेडलाइन पे काम खत्म होना है। जिस तरह आपको पता हो ना कि हमने ये काम करना है इस डेट तक, तो फिर आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। द जॉब इज यूनिक और समवॉट अनफेमिलियर टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने प्रोजेक्ट के लिए बाहर से लोग लिए हैं या कंपनी से ही लिए हैं, तो अब प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी काम कर सकती है कि जी वो काम कंपनी में जो लोग हैं उनसे अनफेमिलियर हो या समवट फेमिलियर हो। अगर फेमिलियर होगा तो कंपनी के लोग उसके अंदर टांगे अड़ाएंगे, यार ये तो मैं भी कर सकता था, ये भी। तो आप हमेशा ऐसी कोशिश करें कि जी अगर आप कर सकते हो प्रोजेक्ट अंदर से ही तो ठीक है, अंदर से लोग हायर करो, मगर अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप अपने जो हायर्ड लोग हैं उन पे डिपेंड करो, उनके काम में बैक सीट ड्राइवर ना बने। Work contains complex interrelated tasks requiring specialized skills. अब ऑर्गेनाइजेशन कब काम कर सकती है बेहतर? जब आपका जो काम हो उसके अंदर इंटर रिलेटेड टास्क हो और उसके लिए स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए हो। द प्रोजेक्ट इज टेम्पररी बट क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोजेक्ट मैनेज किया जा रहा है वो टेम्पररी हो मगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल हो। द प्रोजेक्ट कट्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लाइन्स। ठीक है, तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका तभी आपको फायदा मिलेगा जब आपको पता हो कि जी हमारे क्या गोल्स हैं और क्या डेडलाइंस हैं। आपका जो काम है वो अनफेमिलियर हो, आपकी कंपनी में किसी को उसके बारे में पता ना हो, आपका जो काम हो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हो, उसके लिए फिर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। प्रोजेक्ट टेम्पररी हो और बड़ा क्रूशल हो, और प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सारों की इनपुट चाहिए हो या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस को वो क्रॉस कर रहा हो, तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, एक प्रोजेक्ट की टीम बनानी पड़ती है। आइदर यू कैन हायर दिस टीम फ्रॉम इनसाइड द कंपनी और यू कैन हायर इट फ्रॉम आउटसाइड। द पीपल यू विल हायर विल बी स्पेशलिस्ट एंड दे विल the structure, the organization that you will make for this project will be temporary until the completion of the project. और इस organization का आप structure change नहीं करोगे during the project. A simple example किसी भी प्रोजेक्ट की आप देखें, इसके अंदर कंपनी, उसकी हायरार्की देख रहे हैं आप। ऊपर सबसे पहले प्रेसिडेंट है, नीचे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिज़ाइन, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट्स हैं। और अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका अपना प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया, उसको उसके अंडर आपने 3-4 लोग कर दिए और वो प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जाके रिपोर्ट करता है। ये कन्वेंशनल हायरार्की नहीं फॉलो कर रहा, ये डायरेक्ट और प्रेसिडेंट को करता है। ये नहीं कि जी किसी सेक्शन हेड को करेगा और सेक्शन हेड फिर जाके प्रेसिडेंट को करेगा। इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनको टीम असाइन की जाती है और एक हायरार्की बना दी जाती है जो जिसको द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट कहा जाता है या ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स लिए जा सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, मार्केटिंग से भी, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस से। एक प्रोजेक्ट के लिए आप एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक और सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तो डिफरेंट लोगों को आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें लोगों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन रहेगा आखिरी टाइम तक, जब तक कि वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर? प्रोजेक्ट मैनेजर का जो भी
रोल है, लेट्स सी, हाईली विजिबल, responsible for making sure that all necessary activities are finished in order and in time. प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है, सबसे पहले तो इट्स हाईली विजिबल, कि वो हर किसी को पता होता है यार ये बंदा ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी विजिबल काइंड ऑफ जॉब. दूसरा इसका जो काम है कि जी उसने सारी एक्टिविटीज को ऑर्डर करना है और ये देखना है कि वो कब खत्म हो रही है. ठीक है. तीसरा ये है कि जी किस बजट में, कि जी प्रोजेक्ट कम्स विद इन बजट. उसका ये भी काम है कि जी प्रोजेक्ट पे जितनी कॉस्ट लग रही है वो बजटिंग के अंदर हो. जो प्लान फेज के अंदर हमने पैसे का बजट बनाया था ना कि जी इतना लगना चाहिए, तो उसका काम होता है कि जी उसी प्लान फेज के बजट के अंदर अंदर प्रोजेक्ट हो जाए. प्रोजेक्ट मीट्स क्वालिटी गोल्स. प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी काम होता है या ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोजेक्ट उसकी क्वालिटी जो इनिशियली प्लानिंग फेज में बताई गई थी या सेट की गई थी उसी क्वालिटी का काम खत्म हो, इंफीरियर क्वालिटी का ना हो. एक आखिरी काम जो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, द पीपल असाइन टू द प्रोजेक्ट रिवाइज रिसीव मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन. तो जो लोग आपने प्रोजेक्ट के अंदर डाले हुए हैं या प्रोजेक्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स है प्रोजेक्ट की, जो लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन देना, उनको डायरेक्शन देना और उनको इंफॉर्मेशन देना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है. तो नेसेसरी एक्टिविटीज, ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर फिनिश्ड इन ऑर्डर एंड ऑन टाइम. पहली उसकी जो ड्यूटी है कि जी सारे जो काम हैं वो वक्त पे और कॉस्ट के अंदर ख़त्म हुए. दूसरा उसका काम है कि जी जो बजट जो इनिशियली प्लान किया गया था कॉस्ट, उसको पूरा करे, उस प्रोजेक्ट को उसी कॉस्ट के अंदर पूरा करे. तीसरा उसका काम है कि जी प्रोजेक्ट के जो गोल्स सेट किए गए थे क्वालिटी के, उनको मीट करे. और चौथा उसका काम है कि जी प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन, उनको मोटिवेशन और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे. इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए. पहली स्किल तो ये होनी चाहिए कि जी ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, ही शुड बी अ गुड कोच and he should be able to organize activities from a variety of disciplines. उसको पता होना चाहिए कि किसका काम, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस डिपार्टमेंट को इस प्रॉब्लम की सलूशन की टास्क दूंगा तो वो उसको कर सकेंगे. तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसने कम्युनिकेट करने हैं गोल्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशन. उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से लोगों को ग्रूम करना चाहिए, किस तरह से लोगों को कोच कर सकें. उसको पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ किस तरीके से और डिफरेंट एक्टिविटीज़ किन एरियाज से सॉल्व की जा सकती हैं या कौन से डिसिप्लिन आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन में मदद कर सकते हैं. कुछ एथिकल इश्यूज पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में मोस्ट ऑफ यू माइट बी familiar with the ethical issues in project management. Let's see what are the ethical issues. Project manager face many ethical decisions on a daily basis. The Project Management Institute has established an ethical code to deal with the problems such as प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बहुत सारे इश्यूज, एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन देयर जॉब्स, और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक एथिकल कोड बनाया हुआ है जो इन रिटन फॉर्म में है कि जी अगर आपको ये प्रॉब्लम पड़े तो आपने क्या करना, अगर आपको ये प्रॉब्लम पड़े तो आपने क्या करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी मैनेजर्स इन एथिकल, प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रॉब्लम्स आए समराइज है कि जी व्हेन यू आर ऑफर्ड गिफ्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, तो पीएमआई ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ अपने एथिकल कोड के अंदर कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर गिफ्ट दे रहा है तो आप उसके बारे में क्या करो. प्रेशर टू ऑल्टर स्टेटस रिपोर्ट टू मास्क डिलेज, अगर आपको कोई कहीं से प्रेशर आ रहा हो कि जी जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है उसको ऑल्टर करो तो फिर आपने क्या करना है. फॉल्स रिपोर्ट्स फॉर चेंजेस ऑफ
टाइम एंड एक्सपेंसेस, अगर आपसे कोई कहे कि जी गलत रिपोर्ट आगे भेजो तो फिर आपने क्या करना है, प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी टू मीट स्केड्यूल, अगर आपको कहीं से प्रेशर हो रहा हो कि जी क्वालिटी ख़राब करके यार जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म करो ताकि जो स्केड्यूल है प्रोजेक्ट का वो कीप किया जा सके, तो फिर उस केस के अंदर आपने क्या करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इन इट्स एथिकल कोड आपको दी हुई है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के जी आप क्या करो इन सिचुएशन के अंदर। ये कुछ 3 से 4 सिचुएशंस थी, और भी ज़्यादा सिचुएशन आपको इस एथिकल कोड के अंदर मिलेंगी। अ मच मोर डिटेल conditions will be present there. Work breakdown structure. So what is work breakdown structure? किसी भी प्रोजेक्ट के कुछ काम होते हैं कि जी आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम पूरे करने हैं, उसके मेजर टास्क होते हैं। तो वो टास्क क्या है और उन मेजर टास्क को कंप्लीट करने के लिए और कौन सी टास्क, सब टास्क जिनको कह सकते हैं, और उन सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करने की जरूरत है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास एक कमरा है जिसको मैंने पेंट करना है। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट है कि जी मैंने इस कमरे को पेंट करना है, सफेद पेंट करना है। तो इसके अंदर कोई टास्क्स होंगी। मेजर टास्क क्या है, कमरे की सफाई। ठीक है, कमरे में जो जमीन है उस पे मास्किंग करनी कि जी उस पे अखबार बिछा के ताकि जो पेंट है वो जमीन पे ना गिरे। तो और तीसरी टास्क ये है कि मैंने पेंट खरीदना। तो मेरी मेजर टास्क ये हो गई कि जी कमरे की सफाई इज द प्रोजेक्ट। मेजर टास्क ये है कि जी आपने कमरे की पहले सफाई, दीवारों की सफाई करानी है, जमीन को कवर करना है और पेंट खरीदना है। तो ये मेजर टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट है। फिर मेजर टास्क के अंदर के जी अब कमरे की सफाई करनी है, तो सब टास्क के दाएं वाली जो दीवार है उसको ये बंदा करेगा, बाएं वाली दीवार को ये बंदा करेगा, आगे पीछे की दीवार को, छत को कौन करेगा। तो ये जो टास्क की सब टास्क बन गई कि जी इस दीवार को, उस दीवार को, उस दीवार को, और उसके अंदर एक्टिविटीज के पहले उसको खुरचना है, खुरचने के बाद उसको साफ करके क्लीन करना है, फिर उसके बाद पेंट करना है। तो इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी एक्टिविटीज़ उसकी मेजर टास्क्स होती हैं, उन टास्क्स की सब टास्क्स होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर हो, मेजर टास्क के बाद एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं, सब टास्क। ये स्ट्रक्चर कभी हर केस के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, मगर आई थिंक यू गेट द आइडिया कि जी एक प्रोजेक्ट है, उसकी कुछ टास्क्स हैं, फिर उसके नीचे कोई एक्टिविटीज़ आपने करनी है। तो इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के अंदर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमने देख लिया कि जी क्या किया जाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि जी ये काम करने हैं। ठीक है, अब स्केड्यूलिंग के अंदर हम क्या करते हैं। स्केड्यूलिंग के अंदर हम सबसे पहले वी आइडेंटिफाई प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। ठीक है, आपने टास्क्स बता दी कि जी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अब आपने इसके अंदर प्रेसिडेंस कि जी ये काम पहले करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना कि इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी होगी, यानी कि पेंट करने से पहले सफाई का काम जरूरी है। तो ये क्या प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आ गया कि जी सफाई होगी तो फिर उसके बाद पेंट होगा। तो ये you have to identify these precedence relationship, you have to schedule the activities कि ये वाला काम किसने करना है, किस टाइम पे करना है, ये वाला काम किसने, सफाई का काम किसने करना है, पेंटिंग का काम किसने करना है। डिटरमिन एक्टिविटी टाइम्स एंड कॉस्ट, और कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। एस्टिमेट मटेरियल एंड वर्क रिक्वायरमेंट, काम करने में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। डिटरमिन क्रिटिकल एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्रिटिकल हैं
उसके बगैर काम नहीं हो सकता, या कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी करना पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आपके पास इतना मटेरियल नहीं है, आपको उसके अंदर मटेरियल कम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आपको प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के अंदर डिसाइड करना पड़ता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स, एक्टिविटीज़ के दरमियान में कि ये वाली एक्टिविटी पहले होगी, फिर इसके बाद ये वाली एक्टिविटी होगी। आपको सीक्वेंस करना पड़ता है एक्टिविटीज़ को, आपको एक्टिविटीज़ का टाइम और कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपने मटेरियल एंड वर्कर्स रिक्वायरमेंट देखनी होती हैं, और फिर आपने ये भी देखना होता है कि कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का पर्पस क्या होता है? Purposes of project scheduling shows the relationship of each activities to other and to the whole project, identifies the precedence relationship among the activities, encourages the setting of realistic time and cost estimate for each activity, and the fourth one is helps make better use of people, money and material resources by identifying critical bottlenecks in the project. ये आपके प्रोजेक्ट स्केड्यूल का फायदा होता है। प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग की टेक्निक्स ensure that all activities are planned for, their order of performance is accounted for, the activity time estimates are recorded, the overall project time is developed. अब कोई भी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग टेक्निक हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि प्रोजेक्ट की बहुत सारी स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर गैंट्स भी है, जिसके अंदर CPM भी है, जिसके अंदर PERT भी है। Let me write it here. प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग टेक्निक्स उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह की स्केड्यूलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। एक गैंट्स की पढ़ेंगे, गैंट्स चार्ट जिसको कहा जाता है। दूसरी स्केड्यूलिंग टेक्निक जो हम पढ़ेंगे उसको हम CPM कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, और तीसरी जो हम पढ़ेंगे उसको हम PERT कहते हैं, PERT, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो किसी भी स्केड्यूलिंग टेक्निक के क्या क्या फायदे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो इंश्योर करती है वो टेक्निक कि ऑल एक्टिविटीज आर प्लान्ड फॉर, सो कि जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी स्केड्यूलिंग के जो भी आप स्केड्यूलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो वो सारी की सारी आप उनको अकाउंट फॉर करो या उनको प्लान करो। देयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज अकाउंटेड, और स्केड्यूलिंग टेक्निक्स के अंदर एक्टिविटीज का ऑर्डर और उनकी परफॉर्मेंस भी अकाउंट इन की जाती है या अंडर कंसिडरेशन ली जाती है। एक्टिविटीज के टाइम एस्टिमेट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और ओवरऑल प्रोजेक्ट की टाइम भी डेवलप किया जाता है। कोई भी स्केड्यूलिंग टेक्निक होगी प्रोजेक्ट की, उसके वो इन 4-5 सवालों का आंसर देगी आपको। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक्स हैं आपके पास? एक गैंट्स है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, एंड प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसको हम PERT कहते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, गैंट्स चार्ट। आप देखें इसके अंदर गैंट्स चार्ट के अंदर एक्टिविटीज ऑन दी लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन यू सी डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट, रिवाइज, प्रोडक्शन। ठीक है, on the horizontal axis you see time, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इसके अंदर इसने बताया कि जी डिजाइन का जो प्रोसेस है वो इस टाइम से इस टाइम तक लेगा, प्रोटोटाइपिंग का जो प्रोसेस है या एक्टिविटी है वो इतना टाइम लेगी, टेस्टिंग की जो एक्टिविटी है वो इतना टाइम लेगी, रिवीजन एंड प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो इतना टाइम लेगी। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ठीक है इसने हमें टाइम तो बता दिया, मगर इसके अंदर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अगर आप इसको शो करना चाहो कि जी कौन सी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के बाद होगी या कौन सी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन डू दीज एक्टिविटीज इन दी सेम टाइम
ये गैंट चार्ट से ज़रा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आपको पता है कि जी हम प्रोडक्शन का टाइम जुलाई से लेकर सितंबर तक का है, मगर हमें ये नहीं पता कि क्या हम प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग को एक साथ कर सकते हैं, एक टाइम के अंदर कर सकते हैं, या जो रिवीजन है वो हमें टेस्टिंग के बाद ही करनी है। तो गैंट चार्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है। जिसने मॉडल किया उसको तो पता, मगर अगर कोई पढ़ रहा हो इस गैंट चार्ट को तो ये इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है कि क्या ये एक्टिविटीज एक साथ भी हो सकती हैं, या इस एक्टिविटी को करने के लिए पहले इन एक्टिविटीज की जरूरत है। तो गैंट चार्ट के अंदर ये जरा सी प्रॉब्लम होती है जो हमें ओवरकम करनी पड़ती है। ये आपके पास एक ज़रा सिंपल सी एग्जांपल है किसी भी जहाज़ की। इट्स अ सर्विस फॉर अ डेल्टा जेट। बेसिकली डेल्टा इज़ एन एयरलाइन ऑफ एन अमेरिकन एयरलाइन। दे प्रोवाइड फ्लाइट सर्विसेज या एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन अमेरिका। उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं कि जी पैसेंजर्स जब जहाज़ लैंड होता है तो डी प्लेनिंग करते हैं कि सारे पैसेंजर्स को उतारते हैं, सारे बैगेज क्लेम्स पूरे किए जाते हैं, उसमें इतना टाइम लग जाता है। बैगेजेस को, कंटेनर्स को ऑफलोड किया जाता है, फ्यूलिंग के अंदर पंपिंग की जाती है, फ्यूल इंजेक्शन वाटर उसके अंदर भरा जाता है, उसके लिए कितना टाइम लगता है। 30 मिनट, जैसी जहाज लैंड होता है उसके 30 मिनट बाद ये इंजन इंजेक्शन वाटर का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और 40 मिनट से पहले पहले कर दिया जाता है। कार्गो के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जहाज की सफाई की जाती है, कब की जाती है, वो सारे की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस गैंट चार्ट से जो किसी जहाज के लैंड होने, जैसी जहाज लैंड हुआ तो उस पर कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज की जाएंगी, वो सारी की सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज इस गैंट चार्ट से आपको रिप्रेजेंट हो रही हैं कि जी पैसेंजर्स के साथ क्या किया जाता है, लगेज के साथ क्या किया जाता है, फ्यूलिंग कब से कब की जाती है, सफाई कब की जाती है, खाना फ्लाइट के अंदर उतारा या लोड किस तरह किया जाता है और किस किस टाइम पे किया जाता है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि जैसी जहाज लैंड होता है उसके 40 मिनट के बाद जहाज फिर से उड़ने के लिए तैयार होता है। अच्छा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट की कंट्रोल के लिए? कोई भी कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट के कंट्रोल के लिए, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि जी वो सॉफ्टवेयर आपको अ सेट ऑफ रिपोर्ट्स दे। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स है? वो रिपोर्ट्स डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए हर वीक का। एवरी जो टास्क है, जौन सी आप टास्क कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस सॉफ्टवेयर से आपको डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। आपको टोटल प्रोग्राम लेबर कर्व्स भी पता होने चाहिए। लेबर कर्व्स इज अ मच मोर advanced topics which we might cover in this course. It's basically कि किस तरीके से आपका लेबर जैसे जैसे किसी काम के अंदर किसी काम को करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक दीवार बनाना शुरू करो तो आप पहले दिन आप उसको आहिस्ता बनाओगे और दूसरे दिन आप जरा उसमें तेजी कर लोगे। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, ये लेबर कर्व्स इनको कहा जाता है। इसको हम देखेंगे, इनको लर्निंग कर्व्स भी कहा जाता है किसी एक्टिविटी की। ये हम होपफुली अपना जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट के कंट्रोल के लिए तो आपको कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स भी पता होने चाहिए कि कॉस्ट, मीन कॉस्ट कितनी लगेगी, मैक्सिमम कितनी लग सकती है, मिनिमम कितनी लग सकती है, एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। फंक्शनल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, फंक्शनल कॉस्ट एंड आर समरीज के जी कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट बताता है सॉफ्टवेयर के जी कितना रॉ मटेरियल लग सकता है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो और कितना पैसा लग सकता है। तो कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट के कंट्रोल के लिए तो वो आपको ये सेट ऑफ रिपोर्ट्स, कंट्रोल रिपोर्ट्स देगा जिसमें कंट्रोल डिटेल्ड वर्क ब्रेकडाउन होगा,
डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन होगी, टोटल प्रोग्राम लेबर कर्व्स होंगे, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होंगे, फंक्शनल कॉस्ट एंड आर समरीज आपको देगा, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट देगा, वेरिएंस रिपोर्ट देगा कि जी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कमी, टाइम के अंदर कितनी कमी ज्यादती हो सकती है, कॉस्ट के अंदर कितनी कमी ज्यादती हो सकती है, टाइम एनालिसिस रिपोर्ट देगा कि जी कौन कौन सा काम हमने किस किस टाइम पे किया और इसका सारा एनालिसिस आपको एक रिपोर्ट की फॉर्म में कि जी एक्टिविटी 1 हमने इस टाइम में की, एक्टिविटी 2 जितनी एक्टिविटीज हमने कर ली हैं उनका एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट दे देगा। और वर्क स्टेटस रिपोर्ट देगा कि कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन कौन से काम इन प्रोसेस हैं और कौन कौन से काम करने हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए यूज करोगे तो वो आपको एक सेट ऑफ रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट्स देगा, जो ये सेट ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट्स वो जनरेट करेगा। नाउ हमने अभी तक क्या देखा? हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि जी प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हमने उसके बाद देखा कि प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग होती है, फिर स्केजुलिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि जी ये एक्टिविटीज प्रोजेक्ट के स्टार्ट से, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने और प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद कहाँ कहाँ की जाती हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले करते हो, प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने या स्टार्ट के करीब करीब उसको करते हो, और उसका कंट्रोल स्टार्ट होने के बाद करते हो। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सा आपने एक्टिविटीज, इन तीनों जो आपने ये की है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड स्केजुलिंग के लिए कौन कौन सी आपको एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, हमने ये भी देखी। हमने ये भी देखा कि जी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि जी गैंट्स चार्ट है जो प्रोजेक्ट को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब गैंट चार्ट में क्या मसला है कि जी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप उसके अंदर नहीं, कि जी कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, कौन सी एक्टिविटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट की जो स्केजुलिंग है उसके अंदर और कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। उसके अंदर एक टेक्निक प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए, एक टेक्निक उसका नाम है PERT, दूसरी टेक्निक है उसका नाम है CPM। CPM से बनता है क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT से बनता है प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क टेक्निक्स हैं। जो CPM थी वो 1950s में इंट्रोड्यूस की गई थी, और एक फ्रेंच कंपनी है ड्यूपॉन जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है और पेंट्स बनाती है, पिगमेंट्स। आपकी गाड़ियों के ऊपर जितना ये ऑटोमोटिव पेंट हुआ था है, इस बहुत सारी पेंट ये ड्यूपॉन वाले बनाते हैं। इन्होंने ये टेक्निक स्टार्ट की थी और 1957 में इम्प्लीमेंट की थी अपने प्रोडक्शन प्लांट्स पे। इसी तरह 1958 में PERT टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई। PERT और CPM जो टेक्निक्स हैं दे आर कंपेरेबल। ठीक है, CPM और PERT के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि CPM कंसिडर करता है प्रोजेक्ट का एक खास टाइम, कि जी ये वाली जो एक्टिविटी है ये 15 दिनों में ही हो सकती है, ये वाली जो एक्टिविटी है ये 4 दिनों में ही हो सकती है। PERT के अंदर ये होता है कि जी ये वाली एक्टिविटी 4 दिनों में होगी मोस्ट प्रोबेबल, 2 दिनों में भी हो सकती है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 दिनों में भी हो सकती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो CPM के अंदर किसी भी एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो कॉन्स्टेंटली कंसिडर किया जाता है, और PERT के अंदर ये चीज नहीं होती। PERT के अंदर वो कहता है कि जी मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे भी हो सकता है, इस टाइम पे भी हो सकता है, यानी कि एवरेज टाइम या मीन टाइम आई थिंक इज 5 days, मगर 3 दिन में भी हो सकता है, मगर 6 दिनों पे भी जा सकता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये दोनों टेक्निक्स प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को और इंटरडिपेंडेंस को कंसिडर करती हैं कि जी ये एक्टिविटी इससे पहले आनी चाहिए और ये एक्टिविटी इसके बाद होनी चाहिए, या ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ की जा सकती हैं। स्टेप्स क्या है? आपको
PERT या CPM बनाने में जैसे मैंने आपको बताया कि जी CPM और PERT प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि CPM कंसिडर करता है एक्टिविटीज का कांस्टेंट टाइम, PERT जो है वो वेरिएबल टाइम कंसिडर करता है कि जी 5 दिनों में भी हो सकता है, 3 दिनों में भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है। मेरे ख्याल में मीन टाइम 5 दिन है, मगर पहले भी 3 दिनों में भी किया जा सकता है, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, मगर 6 दिनों में भी लेट भी हो सकता है। ये सिर्फ डिफरेंस है कि जी PERT वेरिएबल टाइम कंसिडर करता है और CPM जो है वो एक कांस्टेंट टाइम के जी 15 दिनों में ही होगी या 16 दिनों में ही होगी, उसका कोई वेरिएबल टाइम कंसिडर नहीं करता। दोनों नेटवर्क टेक्निक्स हैं, दोनों एक ही तरीके से बनाई जाती हैं। लेट्स सी के क्या स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स हैं जो PERT और CPM को बनाने में यूज किए जाते हैं। डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है? आप किसी भी प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट की टास्क, मेजर टास्क डिफाइन करते हो, मेजर टास्क की माइनर टास्क आइडेंटिफाई करते हो, माइनर टास्क के अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है उनको डिफाइन करते हो, और वो सारे का सारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप बनाते हो। डेवलप रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटी, डिसाइड विच एक्टिविटी मस्ट प्रिसीड एंड विच एक्टिविटी मस्ट फॉलो द अदर। यानी कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी। इस कमरे को पेंट करना है तो पहला काम है इसको साफ करना है, दूसरा काम है इसके नीचे अखबार बिछानी है, तीसरा काम है इसके ऊपर पेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या, इनके अंदर पहला दूसरा तीसरा कि जी ये करोगे फिर उसके बाद ये होगा तो उसके बाद ये होगा। तो ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आपने बता देना है। ड्रॉ द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज, ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से नेटवर्क बनाया जा सकता है। असाइन टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट टू ईच एक्टिविटीज, आपने जब एक नेटवर्क बना दिया आपने उसको टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट बताना है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट टाइम path through the network, which is also called critical path, and use network to help plan, schedule, monitor and control the project. अब ये चीजें I know कि जी point 3 to 6 it is at this point a little bit difficult for you to understand, but जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। सो आई अंडरस्टैंड के पॉइंट 3 के बाद अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही हो तो वी विल आइडेंटिफाई, मैं इन प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स में आपको कवर करा के या एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एट दिस स्टेज इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज लास्ट 3 और 4 पॉइंट्स। PERT और CPM कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आंसर करके देता है? सबसे पहला क्वेश्चन PERT या CPM आपको आंसर करता है व्हेन विल द एंटायर प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड, कि जी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम कितना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपको आपका जो सबसे पहला सवाल है ना कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ ये कब खत्म होगा, तो फिर वो आपको CPM और PERT ही बता सकते हैं। ये जो टेक्निक्स हैं उसी से ही आपको पता चलेगा कि जी इसकी कंप्लीशन डेट क्या है। What are the critical activities और टास्क इन दी प्रोजेक्ट? CPM और PERT से आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी क्रिटिकल टास्क हैं जिसके बारे में आपने ख्याल रखना है। क्रिटिकल टास्क वो टास्क होती हैं जिनका टाइम अगर कम या ज़्यादा हो जाए या जिनका पैसा कम या ज़्यादा हो जाए तो पूरे प्रोजेक्ट का टाइम कम से ज़्यादा हो सकता है या पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बता देता है कि ये एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, इनके बारे में ख्याल रखो, इनको ऑन टाइम ख़त्म करो वरना तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। विच आर दी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल के बारे में बताता है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बता देता है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक डेट, आपको ये भी बता देता है। अगर आपसे बहुत सारों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये पहला सवाल आता है, यार मुझे बताओ ये डेट कब खत्म होगा, कितने अरसे में प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो CPM और PERT आपको ये आंसर दे सकता है। और अगर आपसे ऐसे कोई सवाल पूछे कि यार मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 15 दिनों में खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उसको भी जवाब दे सकते हो कि सर 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। या अगर आपसे कोई पूछे यार 20 दिनों में 100% श्योर हो ना, मैं
फिर 20 दिनों में ख़त्म करूं इस प्रोजेक्ट को, तो फिर आप देखोगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन व्हाट इज़ द 100% कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी। तो उस पर CPM और PERT की जो हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको बता देगा कि जी 99.9% प्रोबेबल है कि ये प्रोजेक्ट इस टाइम तक ख़त्म हो जाएगा। तो CPM और PERT हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं अगर हम चाहें। इफ द स्केड्यूल और कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो हमें CPM और PERT से मिल सकती है। इज द प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल, बिहाइंड स्केड्यूल और अहेड ऑफ स्केड्यूल। इज द मनी स्पेंट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन द बजट। पैसा कितना खर्च हो रहा है ये भी हम देख सकते हैं CPM और PERT से। आर देयर अनफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आर रिसोर्सेज हैं हमारे पास ख़त्म करने के लिए ऑन टाइम। If the project must be finished in shorter time, what is the way to accomplish this at least cost? अब अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कम टाइम में ख़त्म करना चाहते हो तो जाहिर बात है अगर कोई काम आपने जल्दी कराना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कितना पैसा लगाना है ये भी आपको CPM और PERT से पता चल जाएगा। तो आज इस लेक्चर को हम इस पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर की मैं आपको समरी बताता हूं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट होता क्या, ठीक है। प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है कि आपने सबसे पहले उसको प्लान करना है, फिर आपने उसको स्केड्यूल करना है और फिर आपने उसको कंट्रोल करना है। फिर हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी जिसको कहते हैं PERT एंड CPM। हमने एक और टेक्निक गैंट्स चार्ट भी पढ़ा। ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक हैं और प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए यूज की जाती हैं। और आखिर में हमने ये देखा कि जी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग किन किन CPM, PERT एंड गैंट से तो होती ही है, मगर CPM और PERT हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती हैं कि क्या प्रोजेक्ट किस डेट तक ख़त्म होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्या हमारा प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल है, बिहाइंड स्केड्यूल है, क्या इसका स्टेटस है। ये सारा कुछ आपको CPM और PERT से पता चल जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन क्रिटिकल हैं। आपको CPM और PERT से ये भी पता चल जाता है कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को ज़रा जल्दी ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ये सारे की सारी बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो हम CPM और PERT से निकाल सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।